राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, दिव्यांग जनों के लिए सरकार आधुनिक यंत्र करा रही है उपलब्ध। शिक्षा को और मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक तकनीक का इस्तेमाल करने पर दिया जोर। दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों, राज्यों और जिलों को राष्ट्रीय पुरस्कार किए प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगों के साहस और उपलब्धियों की सराहना की। ट्वीट संदेश के माध्यम से कहा, सरकार ने दिव्यांगों के लिए अवसर सृजित करने के लिए उठाए कई कदम। दिव्यांग लोगों के धैर्य और उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। गुजरात विधानसभा के दूसरे और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। आज शाम 5 बजे थमेगा चुनावी प्रचार। दूसरे चरण की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने की सभी तैयारियां पूरी। कल 250 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। पुलिस ने किए मतदान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मेट्रो के समय में भी किया गया बदलाव। भाजपा ने कहा, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का एक्साइज पॉलिसी घोटाले में है बहुत बड़ा हाथ। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने बार बार फोन बदलने को लेकर खड़े किए गंभीर सवाल। गुजरात की जनता से कांग्रेस पार्टी को लोकतांत्रिक रूप से समाप्त करने का किया आह्वान। आतंकवाद रोधी योजनाओं पर अमेरिका में एक ब्रीफिंग के दौरान भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने आतंकवाद के खिलाफ मुकाबला करने पर दिया जोर। कहा, दिल्ली घोषणा से सहमत होकर आतंकवाद रोधी समिति ने आतंक का मुकाबला करने का लिया है संकल्प। और कतर में चल रहे फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज से अंतिम 16 के मुकाबले होंगे शुरू। नीदरलैंड्स और यूएसए के बीच होगा पहला मुकाबला। वहीं ग्रुप सी टॉपर अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया होंगे आमने सामने। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांग जनों का सशक्तिकरण करने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों, राज्य और जिलों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भी मौजूद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने पर सरकार के प्रयासों की सराहना की। सरकार द्वारा ग्वालियर में एक दिव्यांग खेल केंद्रों की स्थापना की जा रही है। उस केंद्रों में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए शिक्षा के साथ साथ उनके प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिस्पर्धा कर सके। भारतीय संस्कृति और परंपरा में डिसेबिलिटी को ज्ञान अर्जन और उत्कृष्टता प्राप्त करने में कभी भी बाधा नहीं माना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश में क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर खोले जाने पर सरकार की सराहना करते हुए राज्य सरकारों से भी सेंटर स्थापित करने का आह्वान किया। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 14 क्रॉस डिसेबिलिटी इंटरवेंशन सेंटर्स स्थापित किए हैं। मुझे आशा है कि राज्य सरकारें भी इस पहल से प्रेरणा करें और बचपन में ही दिव्यांगता की पहचान करने तथा उसे पूरी करने के लिए अपने अपने राज्यों में इसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस पर दिव्यांगों के साहस और उपलब्धियों की सराहना की है। आज कई ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार ने दिव्यांगों को आगे बढ़ने में सक्षम बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन कदमों से दिव्यांगों को नए अवसर मिल रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने दिव्यांगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं के प्रयासों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नए अवसरों को दिव्यांगों तक पहुंच को सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करते हुए अपने प्रमुख कार्यक्रम और अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे को आकार दे रही है। वहीं चुनाव आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनके साहस की सराहना की। चुनाव आयोग ने एक वीडियो साझा करते हुए दिव्यांग मतदाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। पीडब्ल्यूडीज के प्रति सम्मान, उनको बराबरी और वो हमसे ज्यादा काबिल हैं ये समझने का दिन है आज, और इसको पूरे वर्ष अपने अंदर में महसूस करने का और इसका पालन करने का दिन है। इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो पहली विषय आती है कि इंक्लूसिव हम कैसे इसको बनाएंगे। तो हमारे पास जो इलेक्टरल रोल है उसमें अधिक से अधिक पीडब्ल्यूडीज अपना नामांकन करें और साथ ही साथ उनको वोटिंग की पूरी सुविधा मिले। तो आज 3 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन अपना ये रिजॉल्व दोहराता है कि पीडब्ल्यूडी वोटर्स 100% हमारे रोल में शामिल हों। उनके मतदान की प्रक्रिया चाहे वो घर से करना चाहें, चाहे वो बूथ पर आना चाहें, वो पूरी तरीके से समावेशी हो और सुगम हो, इंक्लूसिव हो और एक्सेसिबल हो। हम इसमें जितना भी इनोवेशन करना है और जो भी टेक्नोलॉजी का यूज करना है उसके माध्यम से इसको पूरी तरीके से इंक्लूसिव और एक्सेसिबल बना रहे हैं और आगे भी 100% बनाएंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार अभियान आज शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां, सार्वजनिक सभाएं और घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। सोमवार को होने वाले इस चरण के चुनाव के लिए 833 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में मध्य और उत्तरी गुजरात के 14 जिलों बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, साबरकांठा, अरावली, गांधीनगर, अहमदाबाद, आणंद, खेड़ा, महिसागर, पंचमहल, दाहोद, बड़ोदरा और छोटा उदयपुर की 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कुल 2,51,58,730 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। गुजरात के बनासकांठा जिले में 9 सीटों पर इस बार कांटे की टक्कर है। उत्तर गुजरात के इस हिस्से में पिछले चुनाव में कांग्रेस की 5, भाजपा की 3 और 1 सीट निर्दलीय के हाथ आई थी। इस बार बीजेपी और कांग्रेस के साथ आप भी चुनावी ताल ठोंक रही है। सियासी जंग में क्या है आम लोगों के मुद्दे, बात की हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने नाश्ते पर चर्चा में। चुनाव के माहौल में ऐसी चर्चा होती है, कभी कांग्रेस और बीजेपी दोनों आधा आधा लग रहा है अभी हाल बराबर, और मुझे लगता है आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट करेगी शायद। इस तरह की चर्चा चल रही है मार्केट में। ये जो बीजेपी सरकार है वो सर्वश्रेष्ठ सरकार है। पीएम मोदी जो कार्य करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ करते हैं। पेट्रोल का दाम बढ़ाया तो सामने खेडूत को दाम दे रहे, लेकिन ये आप वाले बस झाड़ू लेके निकल पड़े, कुछ काम है नहीं उनको। और कांग्रेस वालों को तो पहले से ही नहीं, 1990 से वो सत्ता में नहीं, फिर भी बोर्ड लगा दिया है जैसे कि काम बोलता है। कुछ काम तो किया नहीं तो काम कहाँ से बोलेगा। हमारे और हमारी प्रजा के हित के लिए जो अच्छी हो वही सरकार होनी चाहिए। हम सब देशवासियों के लिए जो अच्छा और देश का भला कर सके वही सरकार चाहिए। नाम है तो बीजेपी है ही। हाँ जी, मोदी है ना, मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए जो गौरव है, देश का सम्मान मिलता है और भी कंट्रीज में, इसके लिए। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी नगर निगम चुनाव के लिए व्यापक तैयारी की है। पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और पोलिंग बूथों पर सुरक्षा का खास ध्यान रखा जा रहा है। एमसीडी चुनाव के लिए विभिन्न मतदान केंद्रों पर 30,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही महत्वपूर्ण बूथों, संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षाकर्मियों की अधिक तैनाती होगी। पुलिस के साथ होमगार्ड, सीआरपीएफ भी तैनात रहेंगे और इसके साथ ही रात में पुलिस की गश्त भी चल रही है। एमसीडी चुनाव को ध्यान में रखते हुए मेट्रो के समय में बदलाव किया गया है। 4 दिसंबर को मेट्रो सुबह 4 बजे से शुरू होगी। सुबह 6 बजे तक सभी लाइनों पर
30 मिनट के अंतराल पर मेट्रो चलेगी। सुबह 6 बजे के बाद मेट्रो अपने सामान्य समयानुसार चलेगी। वहीं दिल्ली में सरकारी स्कूल रविवार को होने वाले नगर निगम चुनाव की तैयारी के सिलसिले में आज बंद रहेंगे। शिक्षा निदेशालय ने एक परिपत्र में कहा कि इसके बदले में राजधानी के सरकारी स्कूल महीने के दूसरे शनिवार 10 दिसंबर को खुले रहेंगे। रविवार को एमसीडी की 250 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। भाजपा ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर आप पार्टी पर जमकर हमला बोला। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि इस मामले पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ संगीन आरोप हैं, जिसकी जांच जारी है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो एक्साइज पॉलिसी में इन्वेस्टिगेशन है वो ऑनगोइंग है। नंबर 1 वो चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। नंबर 2 वो संगीन है, जो आरोप उसमें हैं वो बहुत ही संगीन है। और इतने सारे तार आके मनीष सिसोदिया के साथ जुड़ रहे हैं कि ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन करके एक होलसम, मतलब एक पूरा डॉक्यूमेंट मनीष सिसोदिया पे फुल प्रूफ तरीके से तैयार करने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा, मगर वो फुल प्रूफ होगा। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पीएम मोदी के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने पर कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ने खुद को गाली देने वाली पार्टी के रूप में स्थापित कर लिया है। नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग, जिस प्रकार की गालियों का प्रयोग उनके उच्च नेता, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कर रहे हैं, हर दिन टीवी में देखने को मिल रहा है। इट हैज बिकम अ यूजुअल प्रोसीजर, इट हैज बिकम एन इश्यू ऑफ कॉमन ऑकरेंस, अ न्यू नॉर्मल एज फार एज कांग्रेस पार्टी इज कंसर्न्ड। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के पास कोयले का सबसे बड़ा भंडार है और भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि कोयले की उत्पादकता की स्थिति पर निवेशकों के साथ चर्चा की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने खनन क्षेत्र में अवसरों पर आयोजित सम्मेलन में ये बातें कही। मुझे विश्वास है अभी जो 0.9% हमने कंट्रीब्यूट कर रहे जीडीपी को, आने वाले कई वर्ष में हम 2.5% जो प्रधानमंत्री जी का हमको एक लक्ष्य दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी, उसको अचीव करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आज देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिले में हुआ था। राजेंद्र बाबू के नाम से मशहूर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमेशा ही देश सेवा में जुटे रहे। सन 1962 में अपने राजनीतिक और सामाजिक योगदान के लिए उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उनकी जयंती पर नमन किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उनकी जयंती पर याद करता हूं। राजेंद्र प्रसाद जी एक महान नेता थे जो साहस और विद्वतापूर्ण उत्साह के प्रतीक थे। वो भारत की संस्कृति से मजबूती से जुड़े थे और भारत के विकास के लिए एक भविष्यवादी दृष्टि भी रखते थे। वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए संस्कृति, विरासत और परंपरा से जुड़ा दल वाराणसी पहुंचा। ये दल वाराणसी के विभिन्न धार्मिक स्थलों का दौरा करते हुए प्रयागराज और अयोध्या का भी दौरा करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए वाराणसी के दौरे पर हैं। निर्मला सीतारमण ने आज सुबह केदार घाट, हनुमान घाट पर पूजा अर्चना की और गंगा नदी में नौकायन किया। केंद्रीय वित्त मंत्री भी तमिलनाडु से आती हैं और काशी में उनकी मौजूदगी के विशेष मायने हैं। देश की 2 सबसे महत्वपूर्ण और ज्ञान की प्राचीन पीठों के बीच प्राचीन संबंधों को रेखांकित करने वाले और महीने भर तक चलने वाले काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का उद्देश्य तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का उत्सव मनाना, उसकी पुनर्पुष्टि करना और उन्हें प्रगाढ़ करना है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बेंगलुरु के एस्कॉन मंदिर में आयोजित गीता जयंती कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि गीता आज के युग में भी प्रासंगिक है। अनादिकाल से
चले आ रहे मानवीय भावों को उदात्त करने का, यानी उसको प्रकट करने का एक माध्यम है। गीता शाश्वत है, गीता नित्य है, गीता निरंतर है, गीता सत्य है। इसलिए गीता का कोई एक दिवस न होकर हर एक दिवस होना चाहिए, मेरा यह मानना है। जो इसे ज्ञान की दृष्टि से देखता है उसे इसमें ज्ञान योग दिखाई देता है, जो इसे कर्म की दृष्टि से देखता है उसे इसमें कर्म योग दिखाई देता है, और जिसे भक्ति की दृष्टि से देखता है उन्हें इसमें भक्ति योग दिखाई देता है। और एक चौथी चीज होती है भक्ति समन्वित ज्ञान युक्त निष्काम कर्म योग। यदि इस दृष्टि को कोई देखेगा तो उसे भक्ति समन्वित ज्ञान युक्त निष्काम कर्म योग भी गीता में ही दिखाई देगा और किसी दूसरे ग्रंथ में दिखाई नहीं देगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार और उप प्रमुख वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमडे ने बैडमिंटन खिलाड़ी पी.वी. सिंधु के साथ नौसेना दिवस के अवसर पर 1500 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने वाले नौसेना मैराथनर्स की अगवानी की। गौरतलब है कि भारतीय नौसेना ने 30 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक 1500 किलोमीटर की मैराथन का आयोजन किया था। ये कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव और राष्ट्रीय एकता दिवस के जश्न के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना के मैराथन और अल्ट्रा मैराथन धावकों द्वारा दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ क्षेत्र के माध्यम से 35 दिनों की अवधि का दौड़ अभियान चलाया गया। इस दौरान नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा कि सागर के तहत हम अपने पड़ोसी, क्षेत्रीय और समान विचारधारा वाले देशों के साथ विकास करना चाहते हैं। So our endeavor, therefore, in the region is to be a preferred security partner and also to be the first responder in case of any crisis, which is facilitated by our mission-based deployments, and therefore the Navy will continue to be guided by Sagar, the doctrine of Sagar by our Honorable Prime Minister, which is security and growth for all in the region. राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट की कुछ लोगों ने सीकर में गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने ली है। सीकर के पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप के मुताबिक राजू ठेहट की शनिवार को उसके घर के मुख्य दरवाजे पर ही कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अधिकारी के अनुसार घटना सुबह करीब 10:15 बजे सीकर की पिपराली रोड की है, जहां अज्ञात हमलावरों ने ठेहट पर गोलियां चलाईं। सीकर के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सीसीटीवी में 4 लोग देखे जा रहे हैं और इस गोलीबारी के दौरान एक अन्य व्यक्ति को भी गोली लगी है। दरअसल ठेहट के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर था। गैंगवार के दौरान हुई गोलीबारी में घायल हुए एक अन्य व्यक्ति ताराचंद जाट की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक ताराचंद अपनी बेटी से मिलने आया था, जो घटनास्थल के पास एक छात्रावास में रह रही है। फायरिंग की घटना हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर हैं देख ही रहे हैं। राजू ठेठ नाम का व्यक्ति है, पहले ही क्राइम में काफ़ी लंबे समय से उसका नाम सभी लोग सुनते रहे हैं। फायरिंग में राजू ठेठ को गोली लगी है और अभी मेरे पास जो सूचना है उसकी डेथ हो चुकी है। अभी तक 4 लोगों के उस घटना में शामिल होने की हमारे पास में जानकारी है। जो फुटेज हमारे पास में आसपास के कैमरों से हमने लिए, उससे ये पता चलता है कि 4 लड़के हैं, जिनमें से शायद किसी को वो जानता भी, क्योंकि एक लड़का उससे कुछ देर बात करता हुआ दिखता है। बाकी जो डिटेल है वो हम डेवलप करने के बाद आपको बता पाएंगे। श्रावस्ती के आकांक्षी जनपद होने के नाते यहाँ पर स्कूलों को मिशन कायाकल्प के तहत खूबसूरत और सुंदर बनाया जा रहा है, जिससे यहाँ पर स्कूलों की तस्वीरें बदल रही हैं। वहीं यहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होता जा रहा है। सरकारी स्कूल होने के बावजूद भी यहाँ के बच्चों को इंग्लिश मीडियम के बच्चों की तरह अंग्रेजी में शिक्षा दी जा रही है। ये तस्वीरें हैं आकांक्षी जिला श्रावस्ती के गिलौला शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय उत्मापुर की, जहां पर प्राइमरी पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चे किसी कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चों से कम नहीं हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत मिशन कायाकल्प ने यहां शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए बच्चों को TLM यानी तकनीकी लाइसेंस प्रबंधन, एक्टिविटी और स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, जो बच्चों को भी खूब भा रही है। मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है। प्राइवेट स्कूल से मुझे अच्छी शिक्षा मिलती है। इंग्लिश पढ़ाई कर रहे, हिंदी पढ़ाई कर रहे, सब मैथ, इतिहास, विज्ञान, भूगोल।
स्कूल में स्मार्ट क्लास का भी पूरा इंतजाम किया गया है ताकि बच्चे विषय को आसानी से समझ सकें। साथ ही स्कूल के शिक्षक भी कड़ी मेहनत कर बच्चों को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों को सीखने में ज्यादा वो हो रहा है और बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं और काफी इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ सीख रहे हैं। मेरे सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम की तहत जैसे और बच्चे अन्य कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, मैं चाहती हूँ कि इस तरह से इंग्लिश जाने। एज अ लैंग्वेज है भाई, हिंदी तो हम सब जानते हैं, बाकी इनकी जो मातृभाषा वो जानते हैं, लेकिन इंग्लिश सीखने में थोड़ा इनको डिफिकल्टी आती है, परेशानी आती है। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ नवाचार, कुछ TLM बना के इनको भी इंग्लिश, थोड़ा इन लोगों को इंग्लिश में तेज करूँ कि बच्चे हमारे इंग्लिश में बोल पाएं। आकांक्षी जिला श्रावस्ती के गिलौला शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय उतमापुर में शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। कुल मिलाकर श्रावस्ती के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम वरदान सिद्ध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। आतंकवाद, चरमपंथ और कट्टरता की जड़ों को उखाड़ने के लिए भारत और इंडोनेशिया ने कमर कस ली है। वैश्विक समस्या बन चुके इस मसले से निपटने के लिए दोनों देशों ने उलेमा को साथ लेकर एक बड़ी पहल की है, जिसके तहत युवाओं के बीच इस्लाम की सही व्याख्या पेश की जाएगी। गांधी की धरती से एक बार फिर दुनिया को शांति का संदेश देने की आवाज उठी और इस आवाज में आवाज मिलाई दक्षिण एशिया के एक और शांतिप्रिय देश इंडोनेशिया ने। भारत और इंडोनेशिया ने लोगों के बीच इस्लाम की सही व्याख्या पेश करने का प्रयास किया है, जिसकी जड़ें शांति, सद्भाव और अमन की जमीन में गहराई तक चली गई हैं। दोनों देश इस काम में उलेमा के किरदार को अहम बता रहे हैं, यानी उलेमा युवाओं को अतिवाद और आतंकवाद की तरफ जाने से रोक सकते हैं। जहाँ तक एक्सट्रीमिज्म का ताल्लुक है, टेररिज्म का ताल्लुक है, तो पूरी दुनिया की एक समस्या है। हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा जूझ रहा है इस समस्या के साथ। तो इसके साथ तो जितनी पूरी दुनिया शामिल हो जाए साथ में आके तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पैगाम जाएगा, मैसेज जाएगा, और ये आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। हिंदुस्तान ने पहल की, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ जितने भी ममालिक हैं जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये सबकी प्रॉब्लम है। दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है और भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। इस लिहाज से भी ये पहल बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दोनों देशों की इस पहल का मकसद लोगों को ये बताना है कि इस्लाम आतंकवाद, अतिवाद, उग्रवाद और हिंसा का समर्थन नहीं करता, बल्कि लोगों को शांति का संदेश देता है। विश्व में इस्लाम के नाम पर जो कट्टरता या आतंकवाद है वो इस धर्म के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं इसमें उनका निजी स्वार्थ, राजनीतिक हित और सत्ता की लालसा शामिल है। जो माइंड वॉश कर रहे हैं, मैं उन लोगों से कहने देना चाहता हूं, क्योंकि वो किताब नहीं पढ़े। जो हमारे इस्लाम का किताब पढ़ेंगे, उनको जानकारी होगा, वो हरगिज ऐसा नहीं करेंगे। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता किसी भी आतंकवाद या अराजकता को कोई भी बढ़ावा देने के लिए नहीं है। हमारा इस्लाम टेररिस्ट के बिल्कुल अगेंस्ट है। अगर आप देखें इस्लाम को सही ढंग से पढ़े, अगर आप उसको जाने, उस पर रिसर्च करें, तो इस्लाम ने हमेशा जिसने आतंकवाद फैलाया उसके खिलाफ ही आवाज़ उठाई है। इस्लाम तो शांति चाहता है, लेकिन इंशाल्लाह ये इसमें बहुत कुछ बदलाव आएगा। जो भी ऐसा काम करता है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम है ही मजहब पीसफुल है। आशा है कि शांति और सद्भावना की ये डोर दूसरे देशों तक भी पहुंचेगी और अन्य देश भी इस दिशा में पहल करेंगे, ताकि आतंकवाद का फन कुचलने में भारत और इंडोनेशिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। अगर ये काम अब नहीं हुआ तो बहुत देर हो जाएगी और मानवता को इसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। नाइजीरिया, सोमालिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इराक जैसे दुनिया के कई देश चरमपंथ और अतिवाद की भेंट चढ़ चुके हैं। आतंकवाद ने इन देशों को दशकों पीछे धकेल दिया है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है, मेरा दीन मेरे लिए है। कुरान की इस आयत ने बहुत सरल भाषा में ये बात बता दी है कि इस्लाम में हिंसा के लिए, अतिवाद के लिए और आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। अगर धर्म के नाम पे कोई ऐसी हिंसा करता है, आतंकवाद फैलाता है, तो वो इस्लाम के खिलाफ है। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ नवादिश मेहदी, DD न्यूज, दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने आतंकवाद रोधी योजनाओं पर अपने संबोधन में आतंकवाद के खिलाफ मुकाबला करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी उद्देश्यों को विफल करने के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकी का मुकाबला करना होगा। रुचिरा कंबोज ने काउंटर टेररिज्म कमेटी के तहत आतंक का मुकाबला करने पर जोर देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दृष्टिकोण को बढ़ाना है।
Agreeing to the Delhi Declaration, the committee has pledged its continued dedication and commitment to its work to counter the use of new and emerging technologies for terrorist purposes. The declaration is a pioneer document aimed at enhancing the Council's approach to address this threat in a comprehensive and holistic manner. कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज से अंतिम 16 के मुकाबले शुरू होंगे, जिसमें नीदरलैंड्स और यूएसए के बीच राउंड ऑफ 16 का पहला मुकाबला होगा। नीदरलैंड्स की टीम ग्रुप ए में टॉप पर रही, वहीं यूएस की टीम ग्रुप बी में दूसरे पायदान पर रही। दोनों टीमें खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने सामने होंगी। वहीं अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। अर्जेंटीना ग्रुप सी की टॉपर है, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी में दूसरा स्थान हासिल किया है। ये दोनों टीमें अहमद बिन अली स्टेडियम में टकराएंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप चरण के आखिरी 2 मैचों में ग्रुप जी में स्विट्जरलैंड ने सर्बिया को 3-2 से, जबकि कतर के लुसैल स्टेडियम में कैमरून ने ब्राजील को 1-0 से हरा दिया है। इस जीत से स्विट्जरलैंड अंतिम 16 में पहुंच गया है। ग्रुप जी के दूसरे मैच में अबू बकर के एकमात्र गोल से कैमरून ने ब्राजील को पराजित कर दिया। हालांकि कैमरून अंतिम 16 में जगह नहीं बना सका। ब्राजील ग्रुप स्टेज के 2 मैच जीतकर पहले ही प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका है। गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने भारत सरकार की ओर से सैन फ्रांसिस्को में सुंदर पिचाई को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। पिचाई को व्यापार और उद्योग श्रेणी में साल 2022 के लिए यह सम्मान मिला। इस मौके पर अमेरिका में भारतीय राजदूत तरणजीत एस संधू ने कहा कि गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को पद्म भूषण सौंपकर खुशी हुई। मदुरई से माउंटेन व्यू तक की उनकी प्रेरणादायक यात्रा भारत अमेरिका आर्थिक और तकनीकी संबंधों को मजबूत करती है। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चारा घोटाला तो आपने देखा होगा, वहां जानवरों का चारा भी खा गए, हक खा गए, और वर्षों तक वो चारा घोटाला कई पीढ़ियों तक सबने देखा। यहां तो एक ऐसी सरकार है जिसके साथ एक नहीं कई घोटाले देखे जाते हैं। शुरुआत में मुझे पता नहीं कहां से करूं, हवाला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, शिक्षा का क्लासरूम घोटाला हो, डीटीसी बस घोटाला हो, घोटाले पे घोटाला, और जिन्हें ठगों को ठगने का काम भी किया हो, जो तिहाड़ में भी ठगने से नहीं हटते, ऐसों ने मजदूरों को भी नहीं छोड़ा है। मेरा सवाल तो अरविंद केजरीवाल जी से यह भी है कि आप जब रात को सोते हैं तो क्या आपको चैन से नींद भी आती है? क्या आप अपनी आत्मा को इस सवाल का जवाब दे पाते हो कि जहां बच्चों को शिक्षा के क्लासरूम में भी घोटाले कर गए, मजदूरों के मदद के लिए जो हजारों करोड़ थे वो भी आप लूट कर खा गए? कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने छोड़ा नहीं? भ्रष्टाचार के नए मॉडल इन्होंने पेश किए हैं, और भ्रष्टाचार बना आपका शिष्टाचार। पकड़े जाएं तो कहते हैं अत्याचार अत्याचार, और जो पकड़ा भी गया उसको भी ईमानदारी के सर्टिफिकेट देने का इन्होंने काम किया है। मैं इस पे मजदूरों के घोटाले पर भी आऊंगा, लेकिन दिल्ली के चुनाव में आपने देखा ही होगा कि चाहे गुजरात हो, दिल्ली हो, या इससे पहले पंजाब हो, आम आदमी पार्टी में टिकटें बेचने का तो आरोप लगा ही। उन्होंने चुनावों से लेकर सरकार में रहने तक लूटने का ही काम किया है, और जिन्होंने ठग के जिनको जेल हुई उनसे भी ठगने का काम किया है, तो कहीं कुछ छोड़ा नहीं है। मजदूरों के हक को कर दिया हलाल, हजारों करोड़ खा गए केजरीवाल। और ये कितना बड़ा घोटाला है, ये उस समय का है जब देश और दुनिया कोविड की महामारी से जूझ रही थी।
एक और दिल्ली में मजदूरों की मदद करने की बात कही, लेकिन षड्यंत्र रच के रातों रात मजदूरों को भगाने का काम किया। वो दृश्य आप भूले नहीं होंगे। और जिन मजदूरों को 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, उन मजदूरों के हक का पैसे खाने में भी केजरीवाल जी पीछे नहीं रहे। मेरा सवाल उनसे है, कितना खाओगे केजरीवाल? आज तो मैं, अगर आप देखें, ये तो थोड़े से हैं, मुझे लगता है मुझे ट्रक भर के लाना पड़ेगा। ये तो थोड़े हैं, ट्रक भर के लाना पड़ेगा। जितने सबूत, जितने कागज, लाखों लोगों के नाम पे, हजारों करोड़ पे ये अगर खा गए हैं, तो मैं जो पहले भी आपको कहता था, ये कुछ और नहीं, ये दिल्ली का लालू मॉडल है। वहां चारा खाया, यहां मजदूरों का हक खाया। और इसमें कहां कहां नहीं खाया जी। जिस घोटाले में काम देने वाला संदिग्ध हो, काम लेने वाला संदिग्ध हो, जिनका पता संदिग्ध हो, जिनका मोबाइल नंबर संदिग्ध हो, अगर सब कुछ ही संदिग्ध था, तो इससे साफ तौर पर पता चलता है कि कितना बड़ा घोटाला यहां पर हुआ। जितने भी आंकड़े सामने आए हैं, अभी तक तो 50% से ज्यादा फर्जी पते, फर्जी मोबाइल नंबर, फर्जी नाम पाए गए। ये पैसा किसकी जेब में गया? पैसा किसकी जेब में गया? अगर मजदूर भी नकली थे, काम देने वाला नकली था, उनके पते नकली थे, उनके मोबाइल नंबर नकली था, तो पैसा किसने खाया? केजरीवाल जी। और अगर मैं आपको एक एक करके बताऊं, जहां सस्पिशियस मोबाइल नंबर की बात करूं, अब यहां पे वसंत कुमार का नाम आता है जो एप्लीकेंट है, और ये शैलेश करके एक एम्प्लॉय इसका दिखाया गया जो काम देने वाला है, जो बिल्कुल गलत है। वो कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है। और वसंत कुमार के नाम पे ऐसे 4 और एप्लीकेंट्स, उनका भी नाम इसी मोबाइल नंबर पे दिखा दिया गया, जबकि कहीं है ही नहीं। अगला अगर मैं दूसरा दिखाऊं, चंदूलाल, ये भी कॉमन मोबाइल नंबर किसका है? चंदूलाल, चुन्नीलाल, राकेश, राकेश 2, लक्ष्मण, ऐसे कई और नाम। और ये चंदूलाल किसी और को जानते नहीं जितने बाकियों के नाम दे रखे हैं। और बाकियों के फेक और नकली एप्लीकेशन बनाने के चक्कर में उसका मोबाइल नंबर का इस्तेमाल भी किया गया। और पहले वाले वसंत कुमार के नाम के पर मोबाइल पर कोई पवन कुमार, शंभू कुमार, शैलेंद्र, समू, ऐसे करके किया गया। और इनको जिनके नाम पे नौकरी दी है, कि नौकरी देने वाला कौन है, वो स्वयं एक मजदूर है। यानी कि एक मजदूर के नाम पे 25 लोगों को नौकरी देने का काम दिखा दिया है। एक मोबाइल नंबर के नाम पर 6 एप्लीकेशन फॉर्म भरवा दी है। और ये पैसा हजारों करोड़ रुपए का दिल्ली में जो जमा हुआ मजदूर कामगार कल्याण बोर्ड के नाम पर, ये सारा केजरीवाल जी और उनकी दोस्त मिल लूट कर खा गए। क्या मजदूरों का हक भी खा गए? अब अगला मैं एक उदाहरण और बताता हूं। अंजू नाम लिखा है, ये भी फेक है। और मोबाइल नंबर जो दिया वो किसी श्याम सिंह का है, जो आंध्र प्रदेश में रहता है और किसी राकेश कुमार राजू को नहीं जानता। अब आप कल्पना कीजिए, दिल्ली में किसी को मजदूरी के नाम पे पैसा दिया जा रहा है और कोई आंध्र प्रदेश में उसका अपना मोबाइल नंबर भी नहीं है। एक इसी तरह से फूलचंद है, जिसको नौकरी देने वाला अनूप है, लेकिन फूलचंद के नाम पर ही ना जाने कितने मोबाइल नंबर लिखे। एप्लीकेंट मंजू है, जिसका एम्प्लॉयर राजेश है, और ये नथुलाल के नाम पे कहीं पे चल के आ रहा है। ये कहीं किसी का किसी के साथ तालमेल नजर नहीं आता है। और ये रेडी लगाता है कचौड़ी बनाने की और पूड़ी बनाने की। और उसने लिखा है कि मैं किसी मंजू राजेश को नहीं जानता और हमारी लोकेलिटी में ऐसा कोई व्यक्ति रहता भी नहीं। ऐसे संगीत बजाज उमा देवी से लेकर नीना देवी हैं, जिनको नौकरी देने वाले अलग अलग दिखा रखे हैं।
और संगीता बजाज के नंबर पर बाकी सबके एप्लीकेशन फॉर्म भी भर दिए हैं। और ये जो राकेश आगे है वो खुद एक टैक्सी ड्राइवर है जिसके संगीता बजाज को नौकरी दे रखी है। ये फ्रॉड का तो देखिए, लालू जी को पीछे केजरीवाल जी छोड़ गए। ये लालू का नया मॉडल नए तरीके से केजरीवाल जी लेकर आए हैं। वो चारे तक सीमित है, मजदूरों को लूटने का काम भी केजरीवाल जी ने किया है। अरे भाई और बहनों, ये तो ऐसे हैं कि जिन्होंने किसी वर्ग को छोड़ा नहीं। अगर मैं आपको अगला बताऊं एड्रेस पर, तो ये फूल झाना करके एक है, उसका घर वाले ने फोन उठाया और कहा कि मैं तो फैजाबाद यूपी में रहता हूं और मेरी घरवाली तो एक हाउसवाइफ है और वो किसी नौकरी देने वाले नितिन को जानती भी नहीं है। इसी तरह से ही आगे रीना देवी अयोध्या यूपी की रहने वाली हाउसवाइफ है, ज्योति गाजीपुर की रहने वाली हाउसवाइफ है, ममता देवी भिवानी की रहने वाली हाउसवाइफ है, गीता ये भी अयोध्या की रहने वाली है, दिहाड़ीदार मजदूर है, अंजू देवी हाउसवाइफ है, हरियाणा के सेक्टर 53 में रहती है, दुर्गा कुमारी हाउसवाइफ है, बाराबांकी में रहती है, रंजना हाउसवाइफ है, फरीदाबाद में रहती है, नीतू सिंह अयोध्या में रहती है। केजरीवाल जी, क्या आप हरियाणा और दिल्ली में पैसे बांटने गए थे मजदूरों को? क्या कोई जवाब है इस पर आपके पास कि मजदूरों का पैसा क्यों लूटकर खा गए आप? और यही नहीं, ये सस्पिशियस एड्रेस और अकाउंट दिल्ली के बाहर की लाइन लंबी है। गोरखपुर, जौनपुर, संत कबीर नगर, फिर गोरखपुर आ गया, फिर गोरखपुर आ गया, फिर महोबा आ गया, फिर गोरखपुर, फिर संत कबीर नगर। आखिरकार ये कौन लोग हैं? मैं तो यही कहूंगा, भ्रष्टाचारियों का यार है केजरीवाल, दिल्ली का गुनाहगार है। और ये दिल्ली के लोगों के टैक्स पेयर का पैसा जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के नाम पर कटा, मजदूरों की भलाई के लिए बना, लेकिन इसमें भी मेवा खाने का काम, इसको भी लूटने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। तो बीजेपी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। ऐसे में आपको बता दें कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और एक बार फिर से केजरीवाल सरकार पर, आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर से ये बड़ा हमला किया है केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। तमाम बड़े आरोप उन्होंने लगाए हैं और उसके साथ उसका खुलासा भी किया है। बहरहाल अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।